हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ। देखिए, आज से जो भी आपकी स्टार्ट हो रही है, ईवीएस की क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास फर्स्ट है। तो इसमें जो है आपका जो भी, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, जैसे आपका हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ्स, इंग्लिश और आपका सीडीपी। ये 5 सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में भी हैं और आपके 5 सब्जेक्ट यूपी टेट में भी। देखिए, अगर जो आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे, ठीक है, एक बात बता दूं, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। जो यूपी टेट वाले सब्जेक्ट हैं, वही 5 सब्जेक्ट जो होते हैं, वो 5 सब्जेक्ट जो होते हैं वो सुपर टेट में भी आपके होते हैं, ठीक है। बाकी आपका जो है अलग से कुछ सब्जेक्ट होते हैं। आपको इसी चैनल पे सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इन सभी की तैयारी मिल जाएगी। आपको अच्छे से तैयारी कराई जाएगी और इसके साथ ही साथ आपको जो है, जो भी जीएस वगैरह है, जीके जीएस, वो भी आपको, जो चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर केवीएस है, DSSS, देखिए सभी में आपका क्या पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन पूछा जाता है। तो वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा और डेली क्लासेस चल रही हैं। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले जो हमारी बात करते हैं कि जो हमारी जो वैकेंसी आने को है, तो वो सुपर टेट। तो जिन लोगों का यूपी टेट क्लियर है तो वो क्या देंगे, सुपर टेट देंगे। और जो लोग भी मतलब सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन लोगों का यूपी टेट क्लियर नहीं है, तो अगर यूपी टेट नहीं भी है, फिर भी आप क्या करेंगे, सुपर टेट की तैयारी, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो इधर यूपी टेट की भी आपकी तैयारी हो जाएगी और सुपर टेट के भी आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इन सब्जेक्ट को अच्छे से पहले क्लियर कर लीजिए। बाकी जो आपके 14 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से अगर 5 सब्जेक्ट माइनस कर दे तो 9 सब्जेक्ट आपके बचेंगे। और जिसमें आपका जो है सुपर टेट, केवीएस, DSSS के आपके जो है सामान्य अध्ययन की भी क्लासेस चल रही हैं, उनको भी कवर करते चलिए, ताकि आपके 6 सब्जेक्ट ये कंप्लीट होते चले जाएंगे। 6 सब्जेक्ट आपके ये कंप्लीट होते चले जाएंगे और फिर जो है आपका क्या हो जाएगा, उधर जो है आपके जो भी सब्जेक्ट रह जाएंगे उनको मैं कंप्लीट करा दूंगी। फिर सीडीपी आप पढ़ेंगे, जीवन कौशल और शिक्षण कौशल रह जाएगा, तो उससे कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा कह रहे हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऐसा है जो हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है अनुमूल्यन जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अब बात करते हैं कि अनुमूल्यन। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र, देखो BS ब्लूम थे, उनके सहयोगी ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव हैंडबुक आई कॉग्निटिव डोमेन में 19 जो हमारी आई थी 56 में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या फिर पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। तो ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 भागों में डिवाइड किया था। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र, तो ये संज्ञानात्मक क्षेत्र जो है वो किससे संबंधित है, ब्लूम से संबंधित है। किससे संबंधित है? ब्लूम से संबंधित है। और ब्लूम ने जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य बताए थे वो कितने बताए थे, 6 उद्देश्य बताए थे। कौन कौन से बताए थे? इन्हीं ने बताया था। देखिए, ज्ञान बताया था, बोध बताया था, पहले नंबर पे हमारा ज्ञान आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा बोध, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पे अनुप्रयोग। 3 ये होगा, 3 मैं आपको बता रही हूँ, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, फिर आएगा विश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्या बताया? विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये आपके 6 बताए थे। अब इसमें से कह रहे हैं कि उन 6 में से कौन सा ऐसा नहीं है। देखिए, तो अनुमूल्यन को नहीं बताया है, ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। देखिए, अधिगम के वक्र होते हैं, ठीक है, लर्निंग के जो होते हैं वक्र होते हैं, कर्व होते हैं, वक्र होते हैं। तो विच, इसमें अगर हम इंग्लिश में क्वेश्चन कहें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कर्व ऑफ लर्निंग। तो कौन सा जो है अधिगम का वक्र नहीं है, तो कर्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? देखिए, मिश्रित वक्र भी होता है, तो नतोदर होता है, मिश्रित होता है। देखिए, अधिगम के जो वक्र बताए गए हैं वो कितने बताएं? अधिगम के 4 वक्र हैं। कितने हैं? 4 वक्र हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका सरल रेखीय वक्र। कौन सा है? एक सरल रेखीय वक्र है, सरल रेखीय वक्र है, रेखीय वक्र, ठीक है। दूसरा क्या है आपका जो है
उन्नतोदर वक्र है, ठीक है। दूसरा आपका ये हो गया उन्नतोदर। तीसरा आपका है नतोदर वक्र, कौन सा है, तीसरा हो गया। और चौथा है आपका मिश्रित वक्र, कौन सा है, चौथा जो है आपका मिश्रित वक्र है। तो कौन कौन से हो गए, तो निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, तो हमें नहीं वाला बताना है। तो क्या है, लंबवत, लंबवत जो है वो क्या है, अधिगम का वक्र नहीं है। बाकी आपका एक सरल रेखीय वक्र है और उन्नतोदर वक्र है, नतोदर वक्र है और आपका क्या है, मिश्रित वक्र है। अगर हम बात करते हैं कि वक्र कैसे होते हैं, देखिए अधिगम के आपने वक्र देखे होंगे कैसे हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम नतोदर की बात करें तो नतोदर का वक्र जो होता है वो इस तरीके से होता है, कैसा होता है, इस तरीके का वक्र होता है, ठीक है। तो इसमें जो होती है अधिगम की मात्रा और अभ्यास, तो बढ़ता निष्पादन वक्र तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे मिश्रित वक्र। मिश्रित वक्र जो है वो आपका कैसे होगा, देखिए कभी अधिगम जो होता है धीमी गति से होता है, कभी तीव्र गति से होता है। तो बच्चा जो होता है कभी जो होता है बहुत तेज़ी से सीखता है, कभी जो होता है मतलब गति जो होती है इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तो धीमी गति से सीखता है, कभी तीव्र गति से सीखता है, तो ये मिश्रित वक्र कहलाता है। फिर आता है आपका उन्नतोदर वक्र। तो उन्नतोदर वक्र जो होता है, उन्नतोदर, देखिए इसमें नतोदर वक्र जो ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन उन्नतोदर वक्र में क्या होगा, ये नीचे की ओर आएगा, क्या होगा, घटता निष्पादन वक्र। तो इसमें जो है कभी कभी अधिगम का जो होता है लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, घटती हुई दिखती है कभी कभी। मतलब जैसे आपका एग्ज़ाम होने को है तो आप क्या होंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो अधिगम जो होगा आपकी लर्निंग में गति आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अधिगम करेंगे। लेकिन क्या होता है एग्ज़ाम नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी टाइम है एग्ज़ाम में, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपकी इंटरेस्ट जो होता है वो कम होता है। और कभी कभी एक आता है, एक अभी हमने बताया था जो फोर्थ होता है वो समान निष्पादन वक्र। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है, ठीक है, अधिगम की मात्रा, तो अधिगम की जो भी क्वांटिटी है जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, जैसे ये समान वक्र हो गया, तो ये कौन सा है कहलाएगा, ये समान वक्र कहलाएगा। ये आपका नतोदर, उन्नतोदर, मिश्रित वक्र और ये समान वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे दे रखा है कि मॉरिसन ने बहुत, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पे है मॉरिसन ने बोध स्तर, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्टार नहीं है, बोध स्तर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, बोध स्तर है। तो मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5, ठीक है, 5 पदों का वर्णन किया है। किसने, मॉरिसन ने किया है। वो हैं कौन कौन से हैं, एक तो प्रस्तुतिकरण है, खोज है, संगठन है, व्यवस्था है, आत्मीकरण है, वाचन, अभिव्यक्तिकरण है, ठीक है। यहाँ पे 5 दे रखे हैं, इनमें से सही क्रम बताना है। क्या बताना है, इनका सही क्रम। देखिए ये आगे पीछे दे रखे हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, इनका सही क्रम बताना है। तो इनका जो सही क्रम है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है मॉरिसन के अनुसार जो बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान है उसमें सबसे पहले क्या करेगा, अन्वेषण आएगा। सबसे 1 नंबर पे आपका क्या आएगा, अन्वेषण आ जाएगा। फिर आएगा दूसरे नंबर पे प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका आत्मीकरण और चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका संगठन और 5वें पे आ जाएगा वाचन, अभिव्यक्तिकरण। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो खोज है, तो सबसे पहले दूसरा वाला कहाँ पे है, सी, ठीक है। देखिए इसमें बी और सी में क्या है, दूसरा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कौन सा है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखिए बी आया है, फिर उसके पास 1 आया है, ठीक है, बी आया है, फिर आपका 1 आया है, सॉरी 2 आया है, फिर 1 आया है, फिर उसके बाद कौन सा आया, 4 आया तीसरे पे, और फिफ्थ 5 आया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 4, कौन सा है, 4 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक, जो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसका अंग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे जो है कौन सा है, आंत प्रज्ञ अवस्था। तो ये क्या है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। 3 स्तर बताए हैं, कौन कौन से बताए हैं, सबसे पहले नंबर पे बताया है क्रियात्मक अवस्था, दूसरे नंबर पे बताया है प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरे नंबर पे बताया है संकेतात्मक अवस्था। तो कौन सी नहीं है, आंत प्रज्ञ अवस्था नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए पुनर्बलन का सिद्धांत
कह रहे हैं कि किस सिद्धांत को पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही भी को हम क्या कह सकते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को क्या कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई। इन्होंने क्या किया? जो स्किनर थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने अधिगम के लर्निंग के सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने क्या किया? इसमें जो है पुनर्बलन, बच्चा जब बार बार चीज़ों को करता रहता है तो वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख जाता है और जो भी मिस्टेक करता है बार बार उसको बार बार अनुक्रिया करने के दौरान जो होता है उस मिस्टेक को भी ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान जो है वो उभयनिष्ठ है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए जो स्मृति स्तर है, ठीक है, स्मृति स्तर है और दूसरा आपका दे रखा है बोध स्तर। तो स्मृति स्तर में और बोध स्तर में ऐसा कौन सा शिक्षण प्रतिमान, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कह रहे हैं कि कौन सा सोपान जो है उभयनिष्ठ सेम है? तो देखिए प्रस्तुतिकरण जो है वो आपका जो है उभय स्मृति स्तर में भी आता है और आपका काय में आता है? बोध स्तर में भी आता है। देखिए स्मृति स्तर में अगर हम बात करते हैं तो आपका प्रस्तावना आता है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण आता है, स्पष्टीकरण तथा तुलना, सामान्यकरण और प्रयोग आएगा। लेकिन क्या है? बोध स्तर में आपका अन्वेषण और दूसरे नंबर पर प्रस्तुतिकरण आएगा और इसमें भी आपका प्रस्तुतिकरण आएगा। तो प्रस्तुतिकरण जो है आपका स्मृति स्तर में भी आएगा और बोध स्तर में भी आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, देखिए बालकों का कह रहे हैं कि बालकों का अधिगम जो है सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब होगा? बालकों का अधिगम, जैसे कि बालक कौन होते हैं? जो बच्चे हैं उनके जो लर्निंग है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होगी, इफेक्टिव होगी लर्निंग। कब होगी? जब क्या होगा? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास हो। देखिए बालक का संज्ञानात्मक विकास हो गया है, देखिए जो भी है मतलब उनकी जो बौद्धिक विकास हो गया है बच्चों का, उनका भावात्मक विकास भी हो गया है, मनोचालक जो भी उनको मानोचालक जैसे कि जो भी उनकी मोटर होते साइको मोटर होता है उसका चालक हो गया है। तो तब ही बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हुआ तो वो कैसे अधिगम करेंगे? तो वो अधिगम नहीं कर पाएंगे। उनका भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास नहीं हो तब भी वो क्या करेंगे? अधिगम नहीं करेंगे। अगर अधिगम होगा, प्रभावशाली होगा तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो होता है उसका फर्स्ट चरण क्या है? पहला चरण, ये पहली स्टेप क्या होती है? तो हम किसी भी समस्या को जब समाधान करना चाहते हैं तो उसका पहला चरण क्या है? तो हम जब पहले समस्या की पहचान करना कि समस्या हो क्यों रही है, कहाँ पर हो रही है और उसकी पहचान करना। तो समस्या की पहचान करना जो है हमारा समस्या समाधान का पहला चरण है कि समस्या की पहचान। देखिए कहीं पे बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे? समस्या को पहचानेंगे कि समस्या कहाँ पर हो रही है। फिर आपका इसमें अगर दूसरी की बात करें तो पहला जो है समस्या की पहचान करना, दूसरा क्या है आपका आता है परिकल्पना का परीक्षण करना परिकल्पना का परीक्षण करना। और तीसरा क्या आता है? तीसरा आपका है तथ्यों का आंकलन करना। क्या है? तथ्यों का आंकलन या फिर आंकड़ा करना। तो आंकड़ों का संग्रहण आ जाएगा यहाँ पे। और चौथा आ जाएगा परिकल्पना का निर्माण, परीक्षण करना, ठीक है। ये चौथे पे आपका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो पहले पे समस्या पहचान करेंगे, दूसरे पे आपका परिकल्पना का निर्माण आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पे आपका आंकड़ों का संग्रहण और चौथे पे आ जाएगा परिकल्पना का परीक्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। व्यवहार के कारण में व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा? देखिए व्यवहार के कारण, देखिए बच्चे के जो भी बिहेव होता है तो उसके कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा? तो देखिए ये एक डिफिनेशन है और ये कह रहे हैं कि ये जो डिफिनेशन है वो किसने दी थी? तो ये डिफिनेशन हमारी दी थी वुडवर्थ ने दी थी। किसने दी थी? इन्होंने क्या किया? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है और वो क्या करता है? व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसे वो अपने टीचर को देखता है तो वो क्या करता है? तो उसके व्यवहार में भी क्या आता है? चेंजेस आता है। तो ये क्या होता है? ये जो परिभाषा दी थी वह तो ये किसने दी थी? आपकी किसने दी थी? ये आपकी जो परिभाषा दी थी वो गिलफोर्ड ने दी थी।
इन्होंने क्या था कि जो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अधिगम क्या है, कह रहे हैं कि मतलब जो कुछ लर्निंग्स जो सीखी है व्यवहार के किसी को कुछ करते देखा फिर उसने अपने ऊपर अप्लाई किया, तो वो मतलब क्या हुआ, वही अधिगम है। जो उसने करके देखा और सीखा तो वही अधिगम है। लेकिन मतलब मान लीजिए कि एक कोई बच्चा है, किसी को क्या करता है, मार देता है, तो दूसरा बच्चा भी क्या करेगा, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा। जब उसको मारेगा तो वो भी क्या करेगा, जब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो वो उसको मार देगा। तो क्या होगा, ये व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन होता है। तो इन्होंने बताया है, किसने बताया, गिलफोर्ड ने कहा कि यही हमारा क्या है, अधिगम है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो विकास यानी कि डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था, जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, आपका प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, तो इसमें कह रहे हैं कि किस अवस्था में कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास को अनोखा काल कहा है। तो ये किसने कहा था, ये जो कहा था वो आपका कहा था बाल्यावस्था को। तो किसने कहा, ये कहा था, जो कॉल एंड ब्रूस थे, उन्होंने कहा था कि जो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, बाल्यावस्था क्या है, एक संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया है। इसमें क्या होता है बताएं, वास्तव में माता पिता के लिए बालक के बाल विकास की इस अवस्था को समझना जो होता है वो क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो ये मैंने 10 क्वेश्चंस आपके कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको अच्छे से करिए। कल नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी। देखिए आप लोग अगर जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, तो मैं भी आप लोगों की डेली क्लासेस करा दूँगी, ताकि आप लोग चाहे सुपर टेट की तैयारी, देखिए 5 सब्जेक्ट तो आपके इसमें कंप्लीट हो ही जाएंगे, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो और साथ ही साथ में जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में अलग से भी मैं सी टेट की क्लासेस लाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो भी आपके जो सब्जेक्ट रह जाएंगे, देखिए रीजनिंग आता है, कंप्यूटर आता है, तो रीजनिंग कंप्यूटर की भी अलग से क्लासेस कराऊंगी, ताकि आप लोगों का 5 मार्क्स की रीजनिंग आती, 5 मार्क्स का कंप्यूटर आता है। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके ये हो जाएंगे। बाकी आपका एक तो सब्जेक्ट चल ही रहा है आपका लूसेंट से, क्योंकि जो भी आपके 30 मार्क्स का पूछा जाता है, और आपका देखिए जीएस पूछा जाता है, जीके पूछा जाता है, और इसके साथ ही साथ आपका करंट अफेयर आता है, तो वो भी आपको कराऊंगी करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।